हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए जो जून 23 एग्ज़ाम दे रहे हैं। करंट सिलेबस का जून 23 एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है मॉड्यूल 2 का। ठीक है, मॉड्यूल 2 जो पहली बार अपीयर कर रहे हैं जून 2023 में। ठीक है, तो उनको फुल गाइडेंस मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, फुल प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको दूंगा, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी बातें बताऊंगा सीएमए सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो सर। मॉड्यूल 2 का पहला सब्जेक्ट है, एमसीक्यू पेपर है। ठीक है, कैसे आप इसको प्रिपेयर करोगे, क्या टिप्स ट्रिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कैसे आप इसको आखिरी में रिवाइज करोगे, कहाँ से पढ़ना चाहिए, हर चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है जो आपको ग्रेजुअली पता चलता है। बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हाउ टू स्कोर 60+। ठीक है, सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से एनालाइज करेंगे, क्रक्स निकालेंगे, चैप्टर लेवल पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या सीक्वेंस आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, काय पे आप डिपेंड रह सकते हो, क्या चीजें टफ आती हैं। ठीक है, हर चीज पे हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। फुल फ्लेज्ड डिस्कशन होने वाला है सब्जेक्ट पे फॉर जून 23 स्टूडेंट्स जो फ्रेशली पहली बार सीएमए सब्जेक्ट को देने वाले हैं। क्लियर है, तो फटाफट वीडियो लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो लाइक कर दो, आपको बहुत पसंद आने वाला है। शेयर जरूर करना अगर आपको लगे कि यार बहुत यूजफुल वीडियो है, और बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ये सारी बातें नहीं पता है, तो आपको शेयर करना है, आपकी जिम्मेदारी है ये। और कमेंट करके कुछ और आपको अगर सवाल पूछना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं आपके मन में जो मेरे वीडियो में अगर कवर नहीं हुए हैं और आप उसका जवाब चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो हाउ टू स्कोर 60+ इन कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सबसे ज्यादा टेंशन वाला टॉपिक है, जिसमें आप सबसे ज्यादा टेंस्ड होते हो, वरीड होते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने देखा है वरीड होते हैं इसी चीज को लेके कि कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल। बरोबर, क्योंकि बाय नेम जब भी आप सुनोगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कोई कहेगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ऐसा कहेगा। ठीक है, बट आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि प्रैक्टिकल कहे जाने वाले इस सब्जेक्ट में इतने भी प्रैक्टिकल्स नहीं आते। ठीक है, प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी क्वेश्चंस अभी भी थ्योरी ही है, बट यस, बाय नेचर ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो कितना देखो अटेम्प्ट वाइज, स्टार्टिंग से जब ये न्यू सिलेबस आया था, जो करंट सिलेबस है, जब से एमसीक्यू पैटर्न में आया है, सारे अटेम्प्ट्स का आपको मैंने वेटेज बताया है, कितना थ्योरी आता है कितना प्रैक्टिकल आता है। तो आप देख सकते हो, पहला अटेम्प्ट जो था दिसंबर 19 66 34, दिसंबर 20 77, और सिर्फ 23 प्रैक्टिकल्स थे। अगस्त 21, ठीक है, 76 थ्योरी है, सिर्फ 24 प्रैक्टिकल्स है। फिर दिसंबर 21 में 61 थ्योरी थे, 39 प्रैक्टिकल्स थे। ठीक है, हाईएस्ट प्रैक्टिकल 39 आया है। ठीक है, फिर जून 22 में फिर से 26 प्रैक्टिकल्स आए थे, और अब दिसंबर 22 में फिर से 32 प्रैक्टिकल्स आए थे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल्स हैं दैट आर 39, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं लगता आएंगे। कट ऑफ 40 है मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स। अगर आप कहो कि सर कितने आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 40 ही आ सकते हैं। 40 से ज्यादा प्रैक्टिकल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, और लोअर एंड पे 23 है। ठीक है, तो 23 से कम आज तक प्रैक्टिकल नहीं आए हैं। मुझे लगता है जो मेरा आइडियल रेशो मैं हमेशा बताते आया हूं वो है 70-30, आसपास इसी के आपको आना चाहिए। ठीक है, और लेटेस्ट जो अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर 22 का, उसमें भी मैंने यही कहा था 70-20 या उसके आसपास। तो 70-20 70-30 उसके आसपास चल रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेरे हिसाब से 70-30 का रेशो होना चाहिए, 70 थ्योरी 30 प्रैक्टिकल्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक अंदाजा आ गया पेपर का, कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल। अब इसको चैप्टर लेवल पे एनालाइज करते हैं कि चैप्टर वाइज क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहला है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो हाई वेटेज है वो है चैप्टर नंबर 3। मैंने 3 और 5 को मर्ज किया है। ठीक है, दोनों सिमिलर सेम टॉपिक के चैप्टर्स हैं, तो क्लब करके पढ़ाता हूं मैं। तो उसका आप देखोगे सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर डिबेंचर एवरेज में आता है, मीडियम चैप्टर है। ठीक है, और ये जो 3 टॉपिक्स हैं 10 11 12 चैप्टर, ये भी एक ही टॉपिक है, तो मैं क्लब करके ही इसको हमेशा देखता हूं। तो ये भी हाई वेटेड
चैप्टर माना जाता है, ठीक है। तो हाई वेटेड चैप्टर यही है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये 3 बहुत बड़े चैप्टर्स हैं जिनका बहुत हाई वेटेज हमेशा रहता है, ठीक है। फिर लो वेटेड वाले चैप्टर अगर मैं कहूं तो वो आता है आपका 1 एंड 2। 1 एंड 2 लो वेटेड चैप्टर है। फिर आपका कंसोलिडेशन भी हल्का सा लो वेटेड चैप्टर है, ठीक है। बाकी सब एवरेज चैप्टर है, मीडियम वाले चैप्टर्स हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एवरेज है, 6-7 मार्क्स का आता है वेटेज। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अभी अचानक से बढ़ गया है, बट स्टिल आप एवरेज निकालोगे तो 5 के ऊपर ही आएगा, 5-6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है। तो 3-4 बहुत बड़े चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हाई वेटेड चैप्टर्स हैं। बाकी काफी सारे मीडियम चैप्टर्स हैं, पर एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें 0 वेटेज हो। मतलब ऐसा कोई क्लियर कट चैप्टर नहीं है कि हाँ इसमें से कुछ नहीं आता, या कभी आता है कभी नहीं आता, ऐसा भी नहीं। सब में से हर बार आता है, बस रेंज थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है, तो आप देख लो आपको कैसा अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस है। फिर पार्ट बी पे आए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है डिसीजन मेकिंग टूल्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेशो एनालिसिस, ठीक है, बजटिंग। ये 3 बड़े चैप्टर्स हैं जो कंटेंट वाइज भी बड़े हैं। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे कि इसमें आपको वेटेज भी ज़्यादा ही दिखेगा, ठीक है। हाई वेटेड चैप्टर्स हैं और अच्छे खासे टफ चैप्टर्स भी हैं, ठीक है। फिर मैं 3 वैल्यूएशन के टॉपिक्स हमेशा मर्ज कर लेता हूँ। 3 चैप्टर के हिसाब से वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कंटेंट वाइज देखोगे 3 चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा थ्योरी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हैं, उस मुकाबले उतना वेटेज नहीं है, ठीक है। फिर इसमें भी आप देखोगे कि बाकी ये 2 मीडियम वाले चैप्टर हैं, 13-14, और शेयर बेस्ड पेमेंट एकदम छोटा सा चैप्टर है, कभी आता है कभी नहीं आता, एक आध क्वेश्चन आता है एवरेज। क्लियर है। तो पार्ट बी एक्चुअली चैप्टर्स भी कम है, वेटेज भी 40 मार्क्स का है, तो हर चैप्टर में से आता ही है, ठीक है। हर चैप्टर में से आता ही है। 3-4 ये बड़े टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। 2 चैप्टर जो बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही कम वेटेज के हैं वो है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग चैप्टर 17, लो वेटेज है इसका, 1 या 2 ही आते हैं मैक्सिमम, और शेयर बेस्ड पेमेंट भी लो वेटेड वाला चैप्टर है। बाकी सब में से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। क्लियर है। तो चैप्टर लेवल पे आपको समझ में आ गया कहां कितना आपको इंपॉर्टेंस देना है। आगे बढ़ते। अब सबसे बड़ा सवाल जो गूंजते रहता है मेरे दिमाग में या मेरे मन में, मेरे कानों में गूंजता है काफी सालों से, बच्चे मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सर क्या हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। आपके मन में भी आया होगा, कमेंट करके बताएं कि क्या सर हम प्रैक्टिकल पूरा ही छोड़ दें क्योंकि हमको टफ लगता है, नहीं जमता हमको, ये इधर का उधर, डिवाइड, स्क्वायर रूट बहुत हमारे मतलब समझ के परे है, हम एफर्ट डाल के भी हमसे हो नहीं रहा, तो क्या हम पूरा ही प्रैक्टिकल छोड़ दें और सिर्फ थ्योरी के भरोसे जा सकते हैं पेपर अटेंड करना? तो आंसर हमेशा यही रहेगा। वेटेज 25 मार्क का रहे तो भी मैं यही कहूंगा, प्रैक्टिकल 25 के आ रहे होंगे तो भी यही कहूंगा, और अगर वो 35 के आ रहे होंगे तो भी यही कहूंगा। आप इतना बड़ा पोर्शन कंप्लीटली छोड़ के नहीं जा सकते, आए ख्याल में, क्योंकि आपका टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए। सीएमए एमसीक्यू पेपर है तो आपका टारगेट हमेशा 60+ का ही होना चाहिए, और इसलिए इस वीडियो का भी टॉपिक वही है, हाउ टू स्कोर 60+। 60 के नीचे आप सोचो ही मत, सोचो ही मत, सोच हमेशा बड़ी रखो इसमें, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एवरेज बहुत सारे बच्चे 60 आराम से पार कर लेते विथ मीडियम एफर्ट्स एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। क्लियर है। तो यहां हमेशा प्रैक्टिकल आपको करना तो है, ठीक है। धीरे धीरे मैं बताऊंगा क्या स्किप कर सकते हैं, क्या चीजें हैं जो चलो नहीं आ रही हैं तो आगे बढ़ो, ऐसा वाला क्या क्या एरियाज हैं वो भी मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। बने रहे वीडियो में। तो मैंने ये बताया, देखो एटलीस्ट कवर इजी एंड मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं, फॉर्मूला डालो, फॉर्मूले में वैल्यू सब दी हुई है, फॉर्मूले टोटल मारो, आगे आंसर। अरे इतने इजी भी हैं। तो आपके डर को ना जीतने मत दो, डर को क्या आप जीतने दे देते हो और फिर आपका नुकसान होता है। भाई अगर 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 35 क्वेश्चंस अगर आपके आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत टफ होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत टफ होंगे या बहुत लेंदी होंगे, व्हाटएवर, तो 5 तो देखो साइड ही कर दो। फिर 30 क्वेश्चंस जो बचते हैं ना, मैं कह रहा हूं ना 50-50 होता है। 15 क्वेश्चंस आते हैं एकदम इजी या सेम रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हर बच्चा
जिसने सारे पास पेपर अगर कवर किए हुए अच्छे से उसको आते होंगे ना, नंबर बदल बदल के 15 क्वेश्चन तो इजी आते हैं। तो ये जो टॉपिक है जो आप पूछ रहे हो ना, पूरे छोड़ सकते हैं क्या? मतलब आप 15 मार्क जो इतने आसानी से चुटकी बजा के आप ले सकते हो, आप उसको स्किप करने की बात कर रहे हो। तो डर को हावी मत होने दो, ठीक है? तो ये डर वाला क्वेश्चन है, डर को मैं कभी जीतने नहीं देता, ठीक है? तो 15 क्वेश्चन मेरे हिसाब से ना बहुत इजी आते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड कोर मैथ्स उसमें यूज नहीं होता है, ठीक है? बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। 15 मार्क आप आराम से ले सकते हो। फिर अगर आप एफर्ट डालो, अच्छे से क्लासेस वासेस करो, अच्छे टीचर से पढ़ो, तो 10-15 मार्क आप और ला सकते हो। जो मीडियम लेवल के होते हैं ना, उसके लिए थोड़ी कोचिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है? वो फ्रीली उतना यूट्यूब से नहीं हो पाता, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। तो एटलीस्ट मैं कह रहा हूं जो इजी लेवल के क्वेश्चंस है ना, वो तो आपको मैराथन्स, प्रैक्टिकल सीरीज या मेरे भी काफी सारे वीडियोस हैं, इजी इजी टाइप के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आपको जम जाएंगे। मीडियम वाले हो सकता है समझे, हो सकता है ना समझे, डिपेंड अपॉन आपका मैथ्स क्या लेवल का है। क्लियर है? तो ऐसा है, तो एटलीस्ट कवर इजी एंड मीडियम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो आपका काफी स्कोर बढ़ सकता है उसमें। और 60 के लिए बहुत जरूरी है वो, उसके बिना 60 मुझे तो नहीं लगता आप जा पाओगे, ठीक है? तो आपको इजी मीडियम मिनिमम कवर करना है अगर आपको 60 प्लस स्कोर आपका टारगेट है तो, ठीक है? फिर अगर कुछ चुनिंदा ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने कहा ना 35 क्वेश्चंस अगर आते हैं ना, 5 क्वेश्चन तो आएंगे टफ, ठीक है? वो मान के चलो, मान के चलो 5 क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे या बहुत ही लेंदी आएंगे जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो वो आप स्किप करो। आफ्टर गिविंग टाइम, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व टफ क्वेश्चंस, देन यू कैन लीव देम। सर अब हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें? हमको क्या पता कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा टफ है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, इजी मीडियम टफ। तो मैंने एक लिस्ट आपको इसमें बना के दी है कि क्या टाइप के क्वेश्चंस, मैं हमेशा प्रैक्टिकल्स को टाइप वाइज आइडेंटिफाई करता हूं सर। नंबर तो बदलते रहेंगे, टाइप सेम रहते हैं। तो टाइप मैं आपको बता दूंगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बहुत कम स्टेप्स परफॉर्म करनी होती है और डायरेक्टली आंसर आ जाता है, तो वो इजी है। जिसमें कम मैथ्स है, कम स्टेप्स हैं, वो इजी माना जाएगा। जिसमें ठीक ठाक मैथ्स है, थोड़े बहुत स्टेप्स करने पड़ते हैं, वो मीडियम स्टेप्स है, मीडियम टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। और जिसमें बहुत भारी मैथ्स है, बहुत भारी वर्किंग्स करने के बाद आंसर आता है, जिसमें ठीक है कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, उसको आप टफ कहोगे। तो ऐसे मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है? तो एटलीस्ट कवर इजी एंड मीडियम। और जो बहुत टाइम देने के बाद फिर भी नहीं हो रहा है, बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत टाइम देने के बाद, एफर्ट्स देने के बाद भी आपको नहीं जम रहा है, तो वो सिलेक्टेड जो बहुत टफ जा रहे हैं ना, वो टाइप के क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? और यस, आप फोकस थ्योरी पे रखो, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फोकस प्रैक्टिकल पे शिफ्ट कर दो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। फोकस, जो फोकस है, प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी तो थ्योरी पे ही देनी है, क्योंकि 60-70 मार्क्स की तो थ्योरी ही आती है। फोकस थ्योरी पे रखो, बट यस एट द सेम टाइम्स प्रैक्टिकल भी आप अच्छे से कवर करके जाओ, ठीक है? क्लियर है? ये सवाल का जवाब क्लियर है, ठीक है? आपके मन में होगा ही, ठीक है, मुझे पता है, आप मानो या ना मानो, ठीक है? अब काफी बच्चों को कवरेज का थोड़ा सा ये होता है, कवरेज समझ में नहीं आता, और कवरेज ही एक्चुअली आपका स्कोर डिसाइड करता है, ठीक है? आपका कवरेज क्या है, कितने चैप्टर्स आप कवर करके जा रहे हो, चैप्टर के अंदर भी कितने टॉपिक्स, कितनी थ्योरी, कितने पैराग्राफ्स आप कवर करके जा रहे हो, ठीक है? मेरे हिसाब से मॉड्यूल आपको कवर करना चाहिए, ठीक है? मॉड्यूल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल की इवन लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये पेपर जो है वो एमसीक्यू है, कोई भी लाइन उठा के सीधे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू स्टडी वर्ड बाय वर्ड, ठीक है? वर्ड बाय वर्ड रीडिंग आपको मॉड्यूल से करनी पड़ेगी। मेरे मतलब एक्सपीरियंस से मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट रहता है इसके लिए, ठीक है? तो आपको मॉड्यूल कवर करके मेरे हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है? तो कवरेज का क्या है, ठीक है? सबसे पहला आपका होना चाहिए कि यार सारे चैप्टर कवर करने, मतलब कोई भी फुल चैप्टर पूरा का पूरा छोड़ दिया, ऐसा मत करो। चुनिंदा मैंने बताया था, शेयर बेस्ड पेमेंट है, 2 मार्क्स से ज्यादा आया ही नहीं है। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है, 2 मार्क्स से ज्यादा आया नहीं है। तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बहुत ही छोटे चैप्टर हैं, बट मुझे आज तक रीजन नहीं समझा कि शेयर बेस्ड पेमेंट कोई क्यों छोड़ेगा। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इतना इजी चैप्टर है, क्यों छोड़ोगे? छोड़ना ही है तो मैं हमेशा कहता हूं आप कंसोलिडेशन छोड़ सकते हो। रीजन क्या है? रीजन है कि वो काफी
बच्चों को बॉदर करता है, मतलब वो चैप्टर थोड़ा सा टफ है समझने में, टाइम लगता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत बेसिक्स स्ट्रांग आपके चाहिए, बेसिक्स भी स्ट्रांग चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत चाहिए, और थोड़ा बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन में तो मैथमेटिक्स भी होता है। तो ये 3-4 रिक्वायरमेंट्स की वजह से ना ये थोड़ा चैप्टर भारी जाता है। आए कुछ समझ में? इसलिए मैं कह रहा हूं अगर छोड़ना ही है तो यस, आप कंसोलिडेशन के प्रैक्टिकल्स, वो भी कुछ टाइप के, थेरी तो पूरी कवर करनी है, उसका पूरा कंसेप्ट आपको आसान जाएगा, उसके ट्रीटमेंट्स भी मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ जाएंगे मुझसे पढ़ोगे तो। फिर प्रैक्टिकल में भी मैं कहूं ना तो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बहुत ही कुछ ही ऐसे एमसीक्यूज या कुछ ही ऐसे फुल क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो बहुत ही भारी जाएंगे, क्योंकि वो लेंदी हैं, बहुत मल्टीपल एडजस्टमेंट्स हैं, और एक आध एडजस्टमेंट भी आपकी गलती हो गई तो आंसर गलत आता है। यही प्रॉब्लम है, बस एक छोटी सी कोई स्टेप में कहीं आपने गलती कर दी, कोई एक एलिमेंट की ट्रीटमेंट आपने गलत कर दी, तो आपका पूरा आंसर गलत ही आता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं बहुत ही छोटी छोटी चीजें, वो भले आपको बॉदर कर रही होंगी तो आप जाके सोच सकते हो स्किप करने के लिए। ठीक है, तो चैप्टर सारे कवर करने, कोई भी फुल चैप्टर स्किप नहीं करना है। वर्स्ट केस जो मैंने कहा, एफर्ट्स देने के बाद भी बहुत आपने पूरी मेहनत कर दी है और फिर भी कोई चैप्टर बिकॉज ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी, ठीक है, अब टाइम भी बहुत बड़ा इशू है, काफी बच्चे लेट लतीफ होते हैं, उनके पास टाइम ही बहुत लिमिटेड होता है, और उनको पता है कि इतने टाइम में मैं पूरे चैप्टर, पूरा सिलेबस, पूरे पेजेस कवर नहीं कर पाऊंगा। तो बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट कुछ लोग कुछ छोटे छोटे चैप्टर स्किप करने का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दिया हुआ है कि जिसका बहुत ही लेस वेटेज है वो चैप्टर बिकॉज ऑफ टाइम पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी आप सोच सकते हो स्किप करने का। तो शेयर बेस्ड पेमेंट है, 1-2 मार्क का आता है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग 1-2 मार्क का आता है, ट्रांसफर प्राइसिंग एक डिसीजन मेकिंग टूल्स के अंदर है, वो भी मेथड्स टैक्सेशन सब्जेक्ट में भी होती हैं, बट काफी बच्चों को नहीं आता है, उतना मजा नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता ना, वो रिकॉल कर पाते हैं, उसका भी एक आध क्वेश्चन ही आता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये आप बिकॉज ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी सोच सकते हो स्किप करने के लिए। कोई बड़ा चैप्टर नहीं छोड़ना है। ठीक है, सर हम शेयर कैपिटल छोड़ दें क्या? बिल्कुल नहीं। सर कि हम डिबेंचर छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तीनों चैप्टर छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, पागल हो क्या? वैल्यूएशन छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो? तो बड़े बड़े चैप्टर सोचो भी मत, ठीक है, वो तो पूरे करके जाने हैं, सारे टाइप, सारी थेरी सब कवर करके जाना है। ठीक है, फिर जो प्रैक्टिकल का है, ट्राई टू कवर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टाइप वाइज अगर आप देखोगे प्रैक्टिकल्स को, हर टाइप का क्वेश्चन आपको कवर करके जाना है, ताकि आपकी अप्रोच माइंड में क्लियर रहे कि इस पैटर्न का क्वेश्चन रहा और ये पूछा रहा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि कैसे फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो टाइप सारे कवर करो, जो भी आते हैं, जो टाइप के आते हैं, आ सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस आप बहुत सारे करके जाओ। ठीक है, वर्स्ट केस अगर आप फियर बहुत हावी हो रहा है आप पे, तो आप कुछ कुछ बहुत ही लेंदी या टफ क्वेश्चंस जो है ना, वो आप सिलेक्टिवली कुछ टफ टॉपिक्स या टफ टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में कुछ कुछ बहुत भारी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दैट आई एग्री कि बहुत भारी है, वो आप सिलेक्टिवली स्किप कर सकते हो, क्योंकि उस पे उस पर्टिकुलर टाइप के कंसोलिडेशन के क्वेश्चन पे आएगा नहीं आएगा पता नहीं, आया भी तो एक आध ही आएगा, एक ही टाइप पे 2-2 4-4 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, इसीलिए सेफ है। फिर डिबेंचर के आप रिडम्पशन के मेथड्स पढ़ोगे, सिंकिंग फंड मेथड, ठीक है, दुखती रख पे हाथ रख रहा हूं, सिंकिंग फंड मेथड आपको नहीं समझ में आएगी, काफी लोगों को ओपन मार्केट मेथड भी काफी लोगों को नहीं आती है ख्याल में, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ऐसे चुनिंदा कुछ मेथड्स आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इन पे हर बार क्वेश्चन आएगा ऐसा बोल नहीं सकते, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो आप देखो आपसे अगर होता है तो आप करके जाओ, बहुत ही हैवी कैलकुलेशंस आपको लग रही हैं तो आप स्किप कर सकते हो। फिर वैल्यूएशन में भी कुछ कुछ 1-2 क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि यार ये कैसे सॉल्व करें, या इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऐसे नहीं आता है ख्याल में, तो वो सिलेक्ट, वो एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, उस टाइप को आप स्किप कर सकते हो, पूरा वैल्यूएशन मत छोड़ देना, बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर। फिर बजटिंग में भी कुछ कुछ थोड़े से बच्चों को रिवर्स वर्किंग, कैश बजट्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कोशिश करने के बाद भी नहीं आता है, क्योंकि इसमें बहुत भारी मैथ्स होता है, स्प्लिट करो फिर उसको स्प्लिट करो, ऐसा बहुत थोड़ा होता है, मतलब मैं इजी नहीं बोलूंगा जस्ट बिकॉज आई एम अ टीचर, मैं पढ़ा लेता हूं तो मैं सबको इजी कहूं शो ऑफ करने के लिए, वो मैं वैसा टीचर नहीं हूं। कुछ जेन्युइनली बजटिंग में बच्चे नहीं कर पाते मैथ्स की वजह से, या बिकॉज उसमें बहुत मल्टीपल लेयर्स होते हैं क्वेश्चन में,
तो कुछ बच्चों को बहुत वो टफ जाते हैं, आई एग्री विद दैट। तो वो टाइप के आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, बट एटलीस्ट बजटिंग के जो टाइप के क्वेश्चन आपको जमते हैं, प्रोडक्शन बजट के आते हैं, बहुत सारे कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, वो एटलीस्ट आप कवर करके जाओ। क्लियर है? तो टॉपिक ख्याल रखना, टॉपिक ख्याल में रखना, कंसोलिडेशन, डिबेंचर रिडम्पशन के कुछ मेथड्स, सिंकिंग फंड एग्जाम्पल, ठीक है, वैल्यूएशन, बजटिंग, ठीक है। तो ये टाइप, ये कुछ एरियाज हैं जो एक्चुअली लेंदी या डिफिकल्ट है। इसमें अगर आप फंस रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो आप कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाने के लिए इसको स्किप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे नहीं लगता कुछ खास बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कोशिश करने से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मुद्दे पे, टाइप ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैंने आपको कैटेगरी बना के दी है, ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक, आप डाउनलोड करके अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लेना, या अभी वीडियो में ही आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है। मेरा फोटो भी आ जाएगा उस चक्कर में। चलो, तो आपके मोबाइल के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। सबसे पहला है इजी, ठीक है, बहुत इजी, जो मैं कह रहा हूं कि पूरा स्किप करना ही नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो एक कैटेगरी आती है शेयर कैपिटल में, अमाउंट टू बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, लॉजिकल है, कैलकुलेशन कुछ नहीं होती है इसमें। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इसमें भी पार्ट री इशू, फुल री इशू अलग अलग होते हैं, इसमें भी मेरे ख्याल से इजी रहता है। अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ये तो बहुत ही ईजी होता है। अर्निंग पर शेयर, पी रेशो, पीवी रेशो, गुडविल मेथड्स, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है। ढंग से अगर आप पढ़ोगे, ढंग के टीचर से पढ़ोगे, तो आराम से आपको आ जाएंगे, ठीक है। अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर ऑफिशियल अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बाय पी रेशो मेथड, सबसे इजी क्वेश्चन होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, टर्नओवर रेशियोज, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, आरओआई, आरओई, ये सब बहुत इजी इजी हैं, मुझे लगता है डिसेंट एफर्ट्स करके भी आपको ये आ जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आई रिपीट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये छोड़ना ही नहीं है, मलाई है, एकदम खा लेना है। फिर आते हैं सर मीडियम, जिसमें थोड़ा कंसेप्ट, थोड़े कैलकुलेशन, सब थोड़ा 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 लगेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना है, तो उसमें यार बहुत सारे लॉजिक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर है अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, कंसोलिडेशन वाला, ठीक है, ये मीडियम में आता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, नेट एसेट मेथड या यील्ड मेथड, दोनों मीडियम में है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, ठीक है, मीडियम में आते हैं। बीपी, ओवरऑल बीपी, ये भी थोड़े भारी जाते हैं कुछ बच्चों को। फिर ये जो रिवर्स वाला आता है, डिजायर्ड सेल रिक्वायर्ड टू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। फिर है ओवरऑल पीवी रेशो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी थोड़ा भारी जाता है। क्विक रेशो, कंफ्यूजन की वजह से कुछ बच्चों को टफ लगता है, या इसमें भी रिवर्स क्वेश्चंस आते हैं, या सब्सटीट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर सेम सब्सटीट्यूशन वाले ही हैं, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी व्हेन करंट रेशो एंड वर्किंग कैपिटल इज गिवन, ये एक टिपिकल टाइप है, ठीक है। इस पे आते हैं, जब आप पढ़ोगे चैप्टर आपको समझ में आएगा। फिर है WACC, ठीक है, ये भी वैल्यूएशन चैप्टर के इसमें क्वेश्चंस इस पे भी आते हैं, ये भी थोड़े लेंदी होते हैं, ठीक है। और फिर है सबसे इंपॉर्टेंट टफ, जो आप कंसिडर कर सकते हो कि चलो ये नहीं आ रहा तो स्किप कर सकते हैं, इतने स्किप किए जा सकते हैं और ये बहुत ज्यादा नहीं आते। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, जो बहुत ही लेंदी वाले, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस में भी बहुत रेंज है, बहुत छोटे भी आते हैं, बहुत बड़े भी आते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, उसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस के एडजस्टमेंट आ गए, तो फिर वो टफ क्वेश्चन में क्लासिफाई किया जाएगा। फिर है प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, इसमें अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन आ रहे हैं ओन डिबेंचर्स के और उसका नेट इफेक्ट पूछा है, तो बहुत ही लेंदी हो जाता है, तो उसमें टाइम लग जाता है, इस वजह से वो टफ होगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये भी बहुत एक टफ क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन, बरोबर। फिर एक वो भी आता है कि भैया बैंक का नेट बैलेंस कितना आएगा, तो उसमें सारे ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, सब उसमें वो भी थोड़ा टफ जाता है, लेंदी रहता है। एक आध अमाउंट भी आपने कम ज़्यादा निकाला तो आंसर गलत आ जाता है, तो वो भी थोड़ा टफ होता है। कैश कलेक्टेड, जो मैंने आपको बताया, कैश बजट पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो टफ जाते हैं कुछ बच्चों को, वो भी आप छोड़ सकते हो। प्रोडक्शन वाले भी कुछ क्वेश्चन है जो बच्चों को थोड़े से टफ लगते हैं, तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो जेन्युइनली लेंदी हैं या टफ हैं, तो ये आप स्किप करने का सोच सकते हो, सिलेक्टिवली कुछ कुछ आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये लिस्ट आपको मिल गई। अब आते हैं मुद्दे पे कि रिवाइज कैसे करें, ठीक है। प्रिपरेशन तो आपको करना ही है, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो
गो फॉर द मॉड्यूल, ठीक है। आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल बेस्ट है सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, पूरा मॉड्यूल कवर करने का कोशिश करना है, ठीक है। और एमसीक्यू जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं आप पास पेपर रेफर कर सकते हो, ठीक है। पास पेपर्स रेफर कर सकते हो और जितने भी इधर उधर से क्वेश्चंस मिल सकते हैं आप बटोर सकते हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज वहीं से करें जहां से आपने फर्स्ट रीडिंग की थी। लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, ठीक है। सेम लैंग्वेज वाले नोट्स आपको रेफर करने हैं। ऐसा ना हो कि ऑथर ही बदल जाए, कि रेगुलर आप कहीं कोई और ऑथर से पढ़ रहे हो, रिवीजन फिर कोई ऑथर से पढ़ रहे हो, उसमें हो सकता है कि लैंग्वेज बदल जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। इंश्योर करो सेम ऑथर की बुक हो या सेम लैंग्वेज एटलीस्ट अगर हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर है कि अगर आपने पढ़ते पढ़ते हैंडमेड नोट्स बनाए, ठीक है। हैंडमेड नोट्स का भी बहुत क्रेज होता है कुछ बच्चों में, तो अगर आपने खुद हैंडमेड खुद के पढ़ते पढ़ते सेल्फ स्टडी करते करते खुद के नोट्स बनाए हैं और अगर वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छा कवरेज है उसका, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो भी अच्छे नोट्स में क्वालिफाई करेंगे। और फिर अगर आपको खुद के भी नहीं है, मिल भी नहीं रहे हैं, तो आप मेरे गरीब के नोट्स यूज कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। क्योंकि ये लॉ सब्जेक्ट नहीं है, इसमें चेंजेस नॉर्मली होते नहीं है, बहुत नॉमिनल न के बराबर कुछ चेंजेस होते हैं। तो अभी जो नोट्स हैं अवेलेबल वो आप एज इट इज यूज कर सकते हो। कुछ अगर चेंजेस होते हैं, कुछ आईसीएसआई बाद में एडिशंस करता है, तो अलग से मैं वैसे भी नोट्स दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा कुछ एडिशन होता है तो उसका मैं वीडियो भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अभी आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हो, अगर आपके पास है नहीं या आपने बनाई नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स के सारे दे देता हूं, ठीक है। आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फिर है कि रिवीजन फर्स्ट रीडिंग के बाद ही करते हैं ना, ठीक है। तो आप फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर चुके हो, आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो चुके हैं, तो रिवीजन का सीक्वेंस अब आप खुद अपने मन से डिसाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार मॉड्यूल के ही सीक्वेंस में पढ़ना है या जो टीचर से आप पढ़े उसी मॉड्यूल उसी सीक्वेंस से पढ़ना है, ऐसा नहीं है। रिवीजन आप कैसे भी कर सकते हो। तो दिमाग यूज करें तो रिवीजन में पहले क्या पढ़ना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि रिवीजन करते समय टाइम लिमिटेड होता है और कंटेंट अनलिमिटेड होता है। रिवीजन के समय टाइम लिमिटेड होता है और कंटेंट जो आपको कवर अप करना है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो टाइम हमेशा कम होता है। इस वजह से प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इस वजह से आपको पहले वो चैप्टर्स पढ़ने चाहिए जो ज्यादा वेटेज रखते हैं। हाई वेटेड चैप्टर्स आपको पहले पढ़ने चाहिए, लो वेटेड चैप्टर आपको लास्ट में पढ़ने चाहिए। और गलती से टाइम नहीं बचा तो क्या स्किप हो जाएगा जो लो वेटेड चैप्टर्स थे, तो कोई गम नहीं होगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, कैश फ्लो, रेशियो, डिसीजन मेकिंग टूल्स, बजटिंग, वैल्यूएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन्हीं से आप स्टार्ट करो, मैक्सिमम टाइम आप इनको दे दो और इसके बाद कुछ टाइम बचे तो लो वेटेड चैप्टर्स आप पूरे कवर अप कर लो, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द डिटेल्ड रिविजन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कवर द लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, कॉस्ट ऑडिट 3-4 क्वेश्चन आते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट 5 एवरेज आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4-5 क्वेश्चन आते हैं, कंसोलिडेशन 3-4 क्वेश्चन आते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आप लेस ऐसा सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा वेटेज वाले पहले, लेस वाले बाद में। और फिर है कि टाइम का टारगेट रखें। भले आप एग्जाम के पहले रिवाइज कर रहे हो या अभी 3-4 महीने पहले रिवाइज कर रहे हो, जब भी आप रिवाइज कर रहे हो यू हैव टू सेट अ टारगेट ऑफ टाइम। बिना टाइम टारगेट किए आप रिवाइज मत करो। काफी बच्चे में वही ना, मतलब इतने बेखबर बच्चे होते हैं, उनको बहुत बेसिक चीजें भी नहीं पता होती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको हमेशा टाइम सेट करके ही रिवाइज करना है। ऐसे ही बैठ गए हो, पता नहीं कब कंप्लीट करना है, कुछ नहीं, आराम से अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, ऐसे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं फिक्स टाइम रखो, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा। बहुत लेंदी है तो थोड़ा फर्स्ट रीडिंग में, फर्स्ट रिवीजन में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप पहले ज्यादा टाइम भी दे सकते हो। फर्स्ट रीडिंग में टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है, दे दो। ये सब्जेक्ट के लिए मेरे हिसाब से 3 दिन काफी है, 3 दिन से ज्यादा मेरे को नहीं लगता लगने चाहिए, 3 दिन से कम भी मत लो, 3 दिन दे दो फर्स्ट रिवीजन के लिए एटलीस्ट, ठीक है। तो 3 डेज आप दे दो एवरेज, ठीक है। 2 दिन आप दे दो थ्योरी को, ठीक है। उसमें भी आप ब्रेकअप कर सकते हो कि पहले दिन पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लूंगा और सेकेंड डे पे लेस
इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लूंगा, ऐसा भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन 2 दिन आप थेरी पढ़ो, क्योंकि 60-70 मार्क्स की थेरी है, तो उस हिसाब से 2 दिन आउट ऑफ 3 डेज आपको देने चाहिए। और फिर सिंगल डे पूरा आप दे दो प्रैक्टिकल्स को, ठीक है। सारे प्रैक्टिकल एमसीक्यूज आप अच्छे से रिवाइज करो, सॉल्व करके मत देखना, नहीं देख पाओगे। सिर्फ कैलसी पे टैली करके या ओरली आप सॉल्व करोगे, लिख के सॉल्व मत करना, ठीक है, रिवीजन के समय। और रिवीजन करते समय कम से कम 8 घंटे तो एक दिन में देने, इस हिसाब से मैं बता रहा हूं। 2 डेज मतलब मैं सोच रहा हूं 16 आवर्स आपको मिनिमम थ्योरी के लिए लगेंगे, और प्रैक्टिकल्स के लिए मिनिमम 8 आवर्स मतलब आप दोगे, ठीक है। तो इतना काफी है। और फिर है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत कम टीचर्स बताते हैं, एंड आई फील सैड कि ये चीजें क्यों नहीं बताई जाती हैं, ठीक है, कि सब प्री डिसाइडेड होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड, कंटेंट पूरा प्लान करना पड़ेगा रिवीजन करते समय। अपनी इच्छा से रैंडमली कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ब्लंडर से कम नहीं होता है। तो आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या, कहां और कैसे, ये सबके सवाल के जवाब पहले ही पता होने चाहिए। बुक कौन सी होगी, कंटेंट नोट्स कौन से होंगे, आपके पता होने चाहिए। कैसे रिवाइज करना है, जैसे मैंने आपको बताया, लिखना कुछ भी नहीं है, सब ओरली बोल बोल के देखना है, रिकॉल करके देखना है। एमसीक्यूज है तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखना है। तो तरीका भी आपका फिक्स होना चाहिए, और कब कब कहां कैसे, ये तीनों सवाल के जवाब होने चाहिए। एमसीक्यू भी प्री सिलेक्टेड होने चाहिए। भाई मुझे 8 घंटे ही देने, सारे पूरा सब्जेक्ट के सारे प्रैक्टिकल एमसीक्यू के 8 घंटे में हो जाएंगे क्या? 8 घंटे में सारे पास पेपर भी आप देख लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं टाइप वाइज 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखो, कि मैं बस ये टाइप में यही 3 क्वेश्चन देखूंगा, ये टाइप में यही 4 क्वेश्चन देखूंगा। टाइप वाइज 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखो, और उतना ही पढ़ो। तो 8 घंटे भी ज्यादा लगेंगे, ठीक है, 8 घंटे भी बहुत ज्यादा है ऐसा आपको फील आएगा। पर अगर आपका कुछ डिसाइडेड ही नहीं है, कुछ सिलेक्टेड ही नहीं है, तो 8 घंटे में भी मैं कह रहा हूं आधे ही सिलेबस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे, आधे चैप्टर के प्रैक्टिकल आपके स्किप हो जाएंगे। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं, ठीक है। तो प्लीज डोंट डू दैट। रिवीजन करते समय सब कुछ प्री डिसाइडेड होना चाहिए, वहां पे कोई भी स्कोप ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर नहीं रखना है, ठीक है। चलो, तो ये था गाइस, ठीक है, ये सब था जो मुझे बताना था। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको मुझसे पूछनी है, हो सकता है मैंने कुछ कवर अप न किया हो, तो आप बिल्कुल घबराएं ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है, वादा है मेरा। तो डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने लायक कंटेंट है जो मैंने आपको टिप्स दी हैं। डू शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस फॉर जून 23, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।